हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो यार मैंने इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस किया था। आज पार्ट 3 ख़त्म कर दूंगा। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जस्ट अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त से बात हो रहा था, तो उसने पूछा कि यार मतलब तुमने ये क्यों ऐसा स्टार्ट किया? अभी तो है ना, मस्ती करने का टाइम है, कॉलेज वॉलेज में गए हैं, एडमिशन हुआ है। तो मैंने बोला यार मैं तो मस्ती कर रहा हूँ। तो यार ये मैं किसी उद्देश्य से अपने स्टार्ट नहीं किया। मेरा एक शौक था, मैं अपने शौक को पढ़ाने, मेरे शौक को पूरा कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है ना। और उसके साथ अगर ऐड कर दे तो आप लोगों की हेल्प हो जा रही है। आप लोग मतलब जो नवोदय में हैं, अभी 10th एंड 12th में पढ़ रहे हैं, तो यार ये मैं बस अपना शौक पूरा कर रहा हूँ। और मेरा कुछ इससे ज़्यादा इसका इस ऐसे चीज़ है ना, यूट्यूब बनाने का कोई मेरा ज़्यादा उस उद्देश्य नहीं है। मेरा पढ़ाना एक शौक है, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ बस। और मैं अपने घर में हूँ वैसे। तो यार ये था और लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो यार मैंने इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। अगर आप उससे वंचित रह गए हैं तो है ना, कुछ अपना टाइम निकालें और एम बी खर्च कीजिए। देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे कंटेंट पड़े हैं, आप जाइए पढ़िए। और हाँ यार, अगर इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 3 में मैं बता दूँ क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसमें मैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड रजिस्टर एंड है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एंड पावर एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। मैं सब आज फिनिश करने के मूड में हूँ ना। वैसे कुछ है नहीं, और आई विल ट्राई टू फिनिश इट वेरी सुन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले यार ना। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3। जैसे कि आया ना, धूम 1, धूम 2, धूम 3। तो वैसे सब ये सब आ सकता है, तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 क्यों नहीं आ सकता है ना? जरूर आएगा। मैं ही डायरेक्टर, मैं ही प्रोड्यूसर, मैं ही एक्टर सब हूँ है ना। मेरे लिए यही टिकटॉक है आजकल, यही टिकटॉक कर रहा हूँ ना। टकाटक टिकटॉक सब यही बना है। तो यार इससे थोड़ी सी अगर बात करें तो टकाटक टिकटॉक है ना, और इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कम इन्वॉल्व हुई, थोड़ा सा सेल्फिश बन जाओ है ना। कितने महीने, 3-4 महीने मिले आपको ना, तो बोर्ड का डेट भी अनाउंस हो गया। अभी मस्ती करें, लास्ट में मैं आप सबके साथ लगूंगा ना, मज़ा आएगा। लास्ट में है ना, बोर्ड के जब 1 महीने बचेंगे, फिर कुछ उसमें प्रिपरेशन में आई विल बी विद यू है ना, रगड़ के पढ़ेंगे मिल के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 है ना। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3, चलो हेडिंग डाल देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी 3, सही है ना? यस, ऐसे ही तो अच्छा होता है। तो इस वाले चीज़ों में मैं तो डिस्कस कर बता दें ना। बहुत से लोगों के दिमाग में रेजिस्टेंस, रजिस्टर एंड रेजिस्टिविटी, ये सब चीज़ें को एक नंबर का डिफाइन करने के लिए आ जाता है, तो कन्फ्यूज आ जाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ। आप अगर आप क्लियर हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं क्लियर है तो आप ना वीडियो पॉज करने के बाद सोचिए। मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रजिस्टर है ना, और रेजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी इन चीज़ों में कभी कभी ना आ जाता है, 3 पॉइंट है तो 3 नंबर का डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है कि हाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टॉप पॉइंट्स। एक बार वीडियो पॉज करके आप सोच सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे डिफरेंस लेता हूँ। देखो भाई, रेजिस्टेंस, रजिस्टर एंड रेजिस्टिविटी। ये तो रजिस्टर मैं बताऊंगा तीनों क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूँ। देखो भाई, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस नहीं, वायर नहीं रजिस्टर। देखो, रेजिस्टेंस जो होता है वो कैरेक्टर ऑफ मटेरियल होता है, टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट ना। तो ये टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल का लो, फिर जो रजिस्टर है उसे रजिस्टर बोलते हैं। टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ना, आप इसे लिख सकते हैं है ना। टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल, या फिर कह लो प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। करंट मतलब इलेक्ट्रिकल करंट, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी है ना। करंट इन
सर्किट, सर्किट मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट। और रजिस्टर, रजिस्टर जैसे अपना वायर हो गया, द मटेरियल। सिंपली हम लोग जो रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग उसे बोल देते हैं रजिस्टर। मटेरियल से करो, जैसे कि वायर तुम्हारा हो गया। एंड व्हाट इज द रेजिस्टिविटी एक्चुअली? रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जो कि हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ये भी टेंडेंसी, ये देखो टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू अपोज है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। मैं अभी फार्मूला से भी समझाऊंगा आपको। इससे मैं लिखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, अरे यार अंग्रेजी में दिक्कत हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। देखो यहाँ से अभी ये आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, लेकिन मैं अभी सॉरी फार्मूला से मैं इसे बताता हूँ थोड़ा सा क्या चीज़ें कैसे को रिलेट है, सब चीज़ें है ना। तो फार्मूला लिखने से पहले थोड़ी सी उसकी है ना क्या हो सकता है इतिहास अपना थोड़ा सा दोहरा लेते हैं कि जैसे अब एक्सपेरिमेंट में सब कुछ 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो होता है उसी को बताते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि हम लोग सिंपल इलेक्ट्रिकल ना सर्किट का सेटअप लिए, है ना। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट का सेटअप क्या हो गया, सपोज मैंने ऐसे लिया कुछ, है ना, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट का सेटअप मैंने लिया ऐसे। इससे मान लो वोल्टेज भी है, ये रेजिस्टेंस आर है और ये आई करंट फ्लो हो रहा था। तो क्या किया, ये रेजिस्टेंस आर है, इसको समझ लो एक वायर है, फिर आइए वायर से थोड़ा। तो हम लोग क्या किए ना, ये वोल्टेज को चेंज नहीं कर रहे हैं, बस रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, मतलब रेजिस्टर को चेंज कर रहे हैं, वेरी करा रहे हैं। रेजिस्टर क्या था, एक वायर था, तो उसमें वेरिएशन ला रहे हैं। तो सिंपल देख रहे हैं जो ओम्स जी का ये सिंपल सा इक्वेशन आता है ना, V इक्वल टू आई आर, ओम्स जी का जो सिंपल सा इक्वेशन आता है, इसमें वेरिएशन कैसे आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में कि वोल्टेज को चेंज नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, हम लोग बस रेजिस्टर को चेंज कर रहे हैं। रेजिस्टर को कैसे चेंज कर रहे हैं, जैसे अपना तार एक रेजिस्टर हो गया, उसके लंबाई को खींच दे रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया वेरिएशन ला रहे हैं। तो ऐसे हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, उस चेंजेस के हिसाब से आप लोग देख रहे हैं कि कैसे करंट ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट कैसे वेरी कर रहा है। ये चीज अपनी अगर मानो तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट जो चीज वेरी ना करे। अब रेजिस्टेंस में वेरिएशन ला रहे हैं, इसमें वेरिएशन ला रहे हैं, कैसे वेरिएशन ला रहे हैं, उसके लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया में वेरी करके। पहले क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रखे, फिर एल लेंथ का वायर लगाए थे, अब 2L का लगा दिए, तो पता चला कि भाई ये वाला चीज आधा हो गया। और फिर अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिए, लेंथ को सेम रख के, तो देखिए ये वाला चीज डबल हो गया करंट, मतलब। तो लेकिन ये चीज कांस्टेंट रही, है ना, ये चीज कांस्टेंट है। तो अगर इसको वेरी करा तो इसमें वेरिएशन होगा, पक्का मैथमेटिक्स है ना। तो अपन को पाया गया एक्सपेरिमेंट में कि भाई एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि भाई मेरा जब लेंथ अपना L से 2L था, गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया को सेम रख के जब मैं L को 2L कर दिया, तो देखा गया कि करंट सर्किट में जो फ्लो हो रहा था वो I/2 हो गया। ऐसे 2-3 बार एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि भाई रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, बोलो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द लेंथ ऑफ द वायर। जो रिलेशन में दिया जाता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर अगर लेंथ बढ़ा रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द गिवन वायर। वायर को अगर देखें तो वास्तव में सिलेंड्रिकल होता है ना, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसका वॉल्यूम भी आता है, आप उस पर क्वेश्चंस करेंगे बेस में ना, ऐसे वायर होता है। तो अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसमें देखो ना, और दोनों को मिला के लपेट के लिख देंगे और फार्मूला बना देंगे, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उसे बोलेंगे रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L अपॉन एरिया। और ये जो रो है, ये देखो इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है ना, और तो इसे बोलते हैं, ये हर मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, बोला ना भाई, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से R इक्वल टू रो L अपॉन ए पे फार्मूला आ जाता है। कभी कभी देखो मैं फार्मूला एक क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को ना, जैसे कि मान लो अपन को क्या हुआ कि एक वायर था ना, अब उसको स्ट्रेच कर दिए, तो अगर मैं स्ट्रेच कर दिया तो वायर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा,
उसके क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ में वेरिएशन आएगा, तो उसके रेजिस्टेंस में कैसे अंतर आएगा, रिलेशन बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर पूछ सकता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक मेरा वायर था, फार्मूला रेजिस्टेंस का लिख लेता हूँ, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया। तो एल मेरा लेंथ था, मैं बता रहा हूँ मैं एक सिंगल वायर को स्ट्रेच कर रहा हूँ, और उस स्ट्रेच करने के बाद मैं स्ट्रेच करने पे क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा और लेंथ भी चेंज आएगा, है ना, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। तो पूछा होगा वो उस समय जब मेरा लेंथ एल था, क्रॉस सेक्शन एरिया ए था ना, तो रेजिस्टेंस कुछ आर था। अब मैं ना कुछ आर डैश मान लिया, है ना, उस टाइम पे लेंथ मैंने डबल कर दिया, लेंथ 12 कर दिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे पता नहीं, फार्मूला से आएंगे पाई स्क्वायर आर एच ना, पाई स्क्वायर नहीं पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, हाँ। तो ये लेकिन हमारा बता रहा हूँ वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो इस वाले केस में देखो, तो अब अगर इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर दे, इसमें भी लेंथ का मल्टीप्लाई कर दे, मैं वॉल्यूम कांस्टेंट है इसको लेके एक चीज़ बना रहा हूँ ना, लेंथ को मल्टीप्लाई कर तो ये चीज़ बन जाएगी रो एल स्क्वायर अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सेम है दोनों, फाइनल इनिशियल की वॉल्यूम चेंज नहीं होनी है, लेंथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या, अभी रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला आ गया ना, रो एल स्क्वायर अपन भी। अब फाइनल के लिए कुछ लेंथ एल था, अब इसमें 2l हो गया, है ना, तो 2l स्क्वायर कर दो यहाँ पे अपन वॉल्यूम, तो यहाँ पे आर डैश क्या हो जाएगा 4r, है ना, आर डैश इक्वल टू 4r होगा ना, क्योंकि r की वैल्यू क्या है रो एल स्क्वायर अपन है। तो ऐसे हम लोग ना अभी कभी कभी एरिया को कांस्टेंट रखता है, लेंथ को वेरी करता है, लेंथ को कांस्टेंट रख के एरिया को वेरी कराएगा, तो यहाँ से आप लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपको दिक्कत आएगी, इसको दिखा देना एक्स्ट्रा बता दिया मैंने थोड़ा। तो चलो ये इस पर मैंने सिंपल सा स्मॉल प्रॉब्लम आई डिस्कस्ड ऑन दिस टॉपिक, अंग्रेजी बोल रहा हूँ आजकल। चलो तो अभी रेजिस्टेंस, रजिस्टर एंड रेजिस्टिविटी टर्म्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो और उसमें बुक्स में दे रखा है ना, चलो यार इसके बाद बताते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, रजिस्टर कैसे होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसका बुक में डेरिवेशन सिंपल सा दे रखा है, तो जस्ट आप, है ना, उसका डेरिवेशन आई डोंट थिंक आता है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, मैं सिंपल फार्मूला लिख देता हूँ ना उसका। पैरेलल आपको पता हो ना, पैरेलल में जब रहेंगे तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, है ना, सीरीज में क्या होगा R1 प्लस R2, यार क्या लिख रहा हूँ, इसको सब पता होगा ना, सब जोड़ देते हैं सिंपल, R3 ऐसे, और R पैरेलल में क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2, है ना, ऐसे। तो देखो भाई इस पे इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, सबको पता होगा वैसे, कोई बात नहीं। देखो वास्तव में हम लोग क्या करते हैं ना, अगर एक सिंपल सा एक अपना बैटरी है, एक रजिस्टर जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था अभी कुछ समय पहले, तो उसमें हम लोग अभी इक्वल यहाँ आराम से लगा देते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया जाता है, तो हम लोग ना उसमें दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग मैं बता रहा हूँ कि आर इक्वलेंट क्यों निकालते हैं, चीज़ों को थोड़ा ईजी करने के लिए, अच्छे से करंट वरेंट निकल जाए ना, V = IR लगाने के लिए बढ़िया सा, चट रजिस्टेंस दिखा जाएगा तो उसमें दिक्कत होता है लगाने में, इसलिए हम लोग आर इक्वलेंट निकालते हैं चीज़ों को थोड़ा सा आसान करने के लिए। जैसे कि अगर मैं डिराइव कर दूँ, है ना, चलो मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को डिराइव करता हूँ, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कैसे आर इक्वलेंट निकालते हैं, पैरेलल, क्योंकि सीरीज में तो दिक्कत नहीं होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन अपना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं, तो हम लोग सपोज हम लोग को ये चीज दे दिया गया ना, ये है अपन के पास ना, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा और नीचे बना देता हूँ, है ना, कितना मस्त आर्ट लग रहा है भी। चलो इसमें मान लो R1 है, ये R2 है, इसे R3 है ना, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के वोल्टेज ड्रॉप भी आएगा, जो कि इस बैटरी के क्रॉस होगा, है ना, इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो इस वाले, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे करंट निकालना है, तो किस रेजिस्टेंस को V = IR में किस रेजिस्टेंस को लिखूंगा, इसलिए मुझे दिक्कत पड़ रही है, मैं इन सबको समेट के एक सिंगल
रेजिस्टेंस में अगर कन्वर्ट कर दूँ तो सिंपल सा V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट लिख देता हूँ। तो मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ इस वाली चीज में, है ना, सिंपल सा इसमें, है ना, यार क्या बैटरी बन रहा है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, है ना, सपोज यहाँ पे आई करंट फ्लो रहा है, मेरा करंट दोनों में सेम रहेगा, V वैल्यू सेम रहेगा, बस आर इक्विवेलेंट में लगा दिया, तो इसको इक्वल टू लिख दूंगा। तो इसमें अगर लिख लो ओम्स लॉ अप्लाई करो तो V इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। देखो ये वाला आई जो है, ये वाला आई सेम है, ये वाला V और ये वाला V सेम है। तो मैं अगर इसके, अब देखो मैं कैसे फॉर्मूला डिराइव करूंगा, अगर मैं इसके अक्रॉस लिखना चाहूँ वोल्टेज ड्रॉप, क्या लिखूंगा, V इस वाले रेजिस्टेंस लिखूंगा। मान लो इस वाले में करंट आई आ रहा था तो इसमें I1 आया, इस वाले में I2 आया, इस वाले में I3 आया। अपन को पता नहीं कि किस में कौन सा करंट जा रहा है, बस लेकिन हमको पता है कि I1 I2 I3 मैंने मान लिया, और यहाँ से KCL लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ, है ना, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है आपको भी दिक्कत होगा उसमें भाई। देखो होता है कि वायर से किसी एक पॉइंट से निकला हुआ करंट ना, वायर से किसी एक पॉइंट से निकला हुआ करंट, जैसे मान लो यहाँ पे आई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा था, यहाँ से I1 करंट आ रहा था, यहाँ से I2 I3 निकल रहा था, तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ये होता है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा में बोलना चाहे तो बोलेंगे कि सर्किट में किसी एक पॉइंट से निकले हुए करंट या फिर आए हुए करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ, है ना। अलजेब्रिक सम, अगर मान लो आधे हुए करंट को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, जाए हुए करंट को निगेटिव लेता हूँ, तो उनको सम करूँगा, है ना, तो उनका वैल्यू 0 आएगा, उसको बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। क्योंकि वायर के किसी एक पॉइंट पे करंट या चार्ज का स्टोर नहीं होता, आगे पढ़ोगे, अभी फिलहाल के लिए जान लो कि इस वाले पॉइंट के लिए मैं किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करूँगा। तो यहाँ से लिख सकता हूँ I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। समझ में आ रही बात यार, है ना, समझ में आ रही बात ना। तो इस वाले पॉइंट के लिए मैंने लिख दिया। अब इसके एक और ड्रॉप लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, मान लो इसके V है, जो कि ये V का सब के लिए V यहाँ लिखा ना, इसके पास भी V आएगा, इसके पास ड्रॉप लिखूंगा V इक्वल टू I1 इंटू R1, V इक्वल टू I2 इंटू R2, V इक्वल टू I3 इंटू R3। देखो ये वाला V और ये वाला V सेम ही है, क्योंकि जो इसके क्रॉस ड्रॉप है वो इन तीनों के क्रॉस ड्रॉप है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम रहता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अब मैं इस सिंपल सा अब लगा दूंगा V इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा, I को क्या लिखूंगा V बाई आर इक्वल, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करो ना, इक्वल टू I, है ना। तो यहाँ से I1 कह सकता हूँ V बाई R1, यहाँ से देखो I1 इक्वल टू V बाई R1, यहाँ सिमिलरली I2 बराबर V बाई R2, I3 बराबर V बाई R3। बस भैया ये वाले में रख दो सब, I का वैल्यू क्या रखो V बाई R इक्वलेंट, यहाँ पे लिखो V बाई R इक्वलेंट, है ना, V बाई R इक्वलेंट ना। I1 की वैल्यू रखो V बाई R1, अब तो कुछ आइडिया लग जाओगा ना, V बाई R2, V सब कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ऐसे चले जाएंगे। चलो ये मैंने डिराइव कर दिया। किसी को पैरेलल में दिक्कत होता हो, आप बुक्स में है वहाँ पे भी आप रगड़ सकते हो, वहाँ से जाके, है ना। तो भाई चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कभी कभी आता है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, है ना, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आप लोग लगाने वाले हैं, अभी हम लोग का इलेक्ट्रिकल सर्किट चल रहा है ना, हम लोग को भी यही चीज़ पढ़ाया जा रहा था, तो मैं आपसे पूछता, चलो R इक्विवेलेंट निकालना है ना भाई लोग इंजीनियरिंग के क्वेश्चन लगाएंगे। इससे मान लो R1, इससे मान लो R2, इससे मान लो R3, फाइंड R इक्विवेलेंट, निकालो R इक्विवेलेंट। अब कोई तो गाली दे रहा होगा कि भाई कैसे पागल है, किसके बीच में निकालूं, तो सही सोचा यार, जब भी देखो मेरा ऐसा देने का मतलब क्या था, जब भी आपको बोला जाए कि R इक्विवेलेंट निकालो तो सबसे पहले उससे पूछो कि किस पॉइंट के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है। मैंने आपको बताया नहीं किसके पॉइंट के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछोगे भाई किस पॉइंट के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है। तो चलो मैं देता हूँ, इसे मान लो पॉइंट A, इसे मान लो पॉइंट B ना, तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में R इक्विवेलेंट निकालो, तो सिंपल था ना, इन दोनों सीरीज में इसको फिर पैरेलल में जोड़ लो तो कर लोगे इससे ना। तो ये इंजीनियरिंग का सवाल तो नहीं था, मैंने इसको बस बना दिया ऐसे।
अभी उसमें पड़ेगा वाई एंड डेल्टा ना ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा को वाई में, वाई को डेल्टा में। तो अभी फिलहाल वो आपको चीज़ नहीं है बस। तो ये था मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन दे आर ना दे आर इन द पैरेलल। अभी मैं एक चीज़ पूछता हूँ, एक नहीं एक मैं कि अगर मेरे दो रेजिस्टेंस है, उनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम है, तो क्या वो पैरेलल में होंगे? ये कह रहा हूँ, मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, उनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम है, तो क्या वे पैरेलल में होंगे? एक मैं ये बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि अगर दो रेजिस्टेंस नहीं, दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो उनके ड्रॉप वोल्टेज, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम होगा। इन दोनों वाली चीज़ में दूसरा वाली चीज़ सही है, पहले वाली चीज़ गलत है। वोल्टेज दो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम हो जाना ये इंश्योर नहीं करता कि वे पैरेलल में जुड़े हैं, लेकिन अगर एक बार पैरेलल में जुड़े होंगे तो उनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम आएगा। ये लिख के लिख लो, मतलब बुक में लिखा है, ऐसा है। तो कभी कभी दिमाग में कन्फ्यूजन सा आ जाता है, कभी कभी ट्रिकी होता है इससे, तो ये दिमाग में रखिए। ऐसे सीरीज के भी केस में होता है कि अगर सीरीज में रहेंगे तो उनमें करंट सेम फ्लो हो रहा होगा, लेकिन ये इंश्योर नहीं होता कि बोला ना, अगर सीरीज में है तो उनके अंदर सेम करंट फ्लो हो रहा होगा, लेकिन अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो उससे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि दे आर इन सीरीज। तो ये चीज़ बातें अब दिमाग में रखिए। पैरेलल के लिए वोल्टेज सेम होता है और सीरीज के लिए करंट सेम होता है। ये था यार कॉम्बिनेशन। अभी आप लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट बता देता हूँ, उसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म, है ना। चलो, तो देखो भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट हमेशा डिफाइन होता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, वहाँ पे पढ़ेंगे ना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पढ़ो थोड़ा सा ना बढ़िया से, मतलब तो मज़ा आएगा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ये भाई प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब बस उसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, कोई बल्ब वल्लभ नहीं। बल्ब में क्या होता है कि हम लोग उसके हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी में भी एनर्जी डिसिपिएट होती है, लेकिन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो भी एनर्जी डिसिपिएट होती है वो हमेशा फिलामेंट के गर्म हो जाने से हो जाता है, मतलब रजिस्टर उसमें गर्म होता है तभी होता है। अब बल्ब लगा दिए तो बल्ब में लगा दिए ना, तो उसमें उसका लाइट एनर्जी में निकल रहा है, हीट एनर्जी में निकल रहा है। तो लेकिन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है कि जितने भी एनर्जी ना इलेक्ट्रिकल करंट का जो भी है ना हीटिंग इफेक्ट आएगा उसमें, मतलब जो हीट होता है वायर वो प्योरली हीट होगा, उसके लाइट एनर्जी में कुछ नहीं जाएगी, तो उसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सिंपल एक रजिस्टर जुड़ा होता है ना, ऐसे सिंपल एक रजिस्टर जुड़ा हुआ होता है, उसमें भी और आर, पूरी एनर्जी जो लॉस होगी वो होगी इसकी हीट एनर्जी में, तो उसे बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अभी प्योरली कैपेसिटी और इंडक्टिव सर्किट पढ़ोगे, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, अभी 12th की बात है, इसी चैप्टर में आता है ना। तो ये था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। हमेशा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बाद में हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है भाई, है ना, आई स्क्वायर आर टी हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं उसको बताता हूँ कि भाई बोल्ट से, चलो मैं उसको कर देता हूँ थोड़ा सा ना, आई स्क्वायर आर टी का, उसे बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि एनर्जी है ना, एनर्जी का यूनिट जूल्स होता है, तो हीट एनर्जी है, तो वहाँ से बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो भी है। तो भाई देखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में कह लो, या फिर बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, विच इज डिफाइंड ओनली फॉर द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अभी एक चीज़ प्योरली रेजिस्टिव के दिमाग में रखो, 12th क्लास में इसके बारे में सुनेंगे। तो देखो भाई, इसमें क्या होता है कि हम लोग ना वोल्ट को डिफाइन करते हैं, वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, वर्ग घटाना अपान 4 क्यू, है ना। ये तो ये बोलते हैं ना 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपन 1 कूलम, तो सिंपल इसमें थोड़ा अरेंजमेंट करो, तो बी क्यू इक्वल टू जूल। देखो भाई, ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब बी क्यू इज द वर्क ऑफ, बी क्यू इज है ना समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद द एनर्जी, क्योंकि जूल आ रहा है। तो देखो यार, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि भी वोल्ट के बैटरी से, है ना, 20 वोल्ट के बैटरी से अगर अगर या फिर ऐसे कह लो कि अगर भी वोल्टेज डिफरेंस अगर उसमें क्यू अमाउंट का चार्ज अगर मूव कर रहा है ना, या फिर कह लो कि भी वोल्टेज की भी वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज में अगर क्यू अमाउंट का चार्ज अगर है तो उसमें
कैसे बोलेंगे उसको, एनर्जी बी क्यू है, ऐसे कुछ बोल सकते हैं, जो भी है। तो बुक में दिया, आप ज़रा एक बार उसको कंफर्म कर लीजिएगा ना। तो ये वी क्यू मैं बताना चाहता हूँ कि वी क्यू इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से जूल है, तो अब इसको डेरिवेशन उसका बुक में दिया वी क्यू, क्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, अगर मैं टी कर दूँ वी इक्वल टू वी क्यू, और करंट से करंट इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू को लिखूंगा आई इंटू टी, मैं आई स्क्वायर आर टी को डिराइव कर रहा हूँ, क्यू को लिखूंगा आई इंटू टू, है ना, आई इंटू टी, और फिर वी को क्या लिखूंगा, वी इक्वल टू आई आर, है ना, वी इक्वल टू आई आर। देखो यहाँ से ये चीज आया, पहले ये चीज आया, और वी क्यू में मैं खेल रहा हूँ, क्यू को लिख दिया करंट वाले इक्वेशन से आई टी, और फिर वी इक्वल टू आई आर से लाया, बी को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया आई आर ना, तो ये हो जाएगा। अब v इक्वल टू आई आर होता है, अब मैं आई आर को इसमें रख दूंगा, तो आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी। अब देखो इसमें लड़के गलती कहाँ करते हैं, आई स्क्वायर आर टी में भाई ये आया समझ में, ये एनर्जी का यूनिट होता है, इसे ये याद रखो, इसे भी 12th क्लास में भी अच्छे से पढ़ोगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आई स्क्वायर आर टी बुक में दिया है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में आई स्क्वायर आर टी है ना, बोल दे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल्स जो भी है, जूल्स जी ओ यू एल एस, जूल्स जो भी है यार, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, अंग्रेजी देखना आना गलती हो सकता है, हीटिंग इफेक्ट, इसके 2-3 पॉइंट बन जाते हैं आई स्क्वायर आर टी पे, इसको बोलते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट स्टेट दैट, है ना, एनर्जी डिसिपिएटेड थ्रू रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट flowing through that resistor and directly proportional to the resistance of that material and the time directly proportional to time जिसके बीच में हम लोग निकाल रहे हैं कि कितना हीट लॉस हुआ। तो इसको बना के लिख देते हैं अंग्रेजी में, 3 पॉइंट दिया है, यू कैन रेफर फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आल्सो। सो अब यहाँ पे लड़के मैं बताता हूँ गलती कहाँ करते हैं। जैसे कि अपन को सिंपल सा सर्किट दे दिया जाता है ना, इस वाले फार्मूला पे गलती कहाँ होता है, जैसे कि अपन को सिंपल सा सर्किट दे दिया, मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कुछ यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे है ना, और सिंपल सा V वोल्टेज लगा है और कोई यहाँ से करंट I मान निकालना है। अब मान लो इसे R1 मान लिया, इसे R2 मान लिया, मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ करते हैं लड़के क्वेश्चन सॉल्विंग में। अब पूछता है कि इस वाले रेजिस्टेंस से कितना हीट लॉस हो रहा है टी टाइम में, तो क्या करते हैं आई का वैल्यू भी आर इक्वल निकल आई करंट निकाल देते हैं, इसे आर इक्वल लगा के V इक्वल टू आई आर से आई निकालते हैं, फिर आई स्क्वायर आर कर देते हैं, आई स्क्वायर आर टी, वो आई स्क्वायर आर टी करते हैं, लेकिन वो आई वास्तव में क्या होता है, ये वाला आई लिख देते हो तुम लोग, ये गलत होता है। इस वाले करंट के थ्रू जो आई स्क्वायर आर टी लिखते हैं ना, जो आई स्क्वायर आर टी लिखते हैं, ये आई होता है उस पर्टिकुलर रेजिस्टर से फ्लो हो रहा करंट। तो इस वाले पार्टिकुलर रेजिस्टर से फ्लो हो रहा करंट क्या होगा हमारा, ये I1, तो हम लोग को I1 यहाँ पे रखना पड़ेगा, I1 R टी थी, समझ में बात आ रही है। तो ये आई स्क्वायर आर टी में जो I होता है वो उस पार्टिकुलर रेजिस्टर से फ्लो हो रहा करंट के वैल्यू होता है, गलती मत करना, है ना। तो ये था अपना आई स्क्वायर आर टी की, हम थोड़ा सा गलती करते हैं वहाँ पे, आपको समझ में आ गया होगा। कभी गलती मत करना कि हाँ जो आई फाइनल जो आई करंट निकल रहा है जो कि बैटरी से फ्लो हो रहा है उससे आई स्क्वायर आर टी में लगा दे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर टोटल हीट लॉस पूछ रहा है तो आई जो फाइनल आ रहा है इंटू आई स्क्वायर आर इक्वलेंट लगा दो, आर इक्वलेंट ना, तो वहाँ पे टोटल हीट लॉस आएगा जो बैटरी से जो मतलब जो वहाँ से निकल रहा होगा, जो एनर्जी डिसिपिएट हो रही होगी। तो ये था अपना जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। 3 पॉइंट आते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलता है कि स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में 3 नंबर का कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें लिखना है कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट स्टेट दैट एनर्जी डिसिपिएटेड थ्रू अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट flowing that resistor, not flowing in that circuit, keep in mind flowing through that resistor में इतना है ना। और फिर उसके बाद बोलता है कि है ना एनर्जी डिसिपिएटेड थ्रू दैट रेजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल जिसके हम लोग निकाल रहे हैं। और फिर
लास्ट में आता है कि रजिस्टर, द वैल्यू ऑफ रजिस्टर ऑफ दैट मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। तो ये था। और आप लोग कभी कभी आ जाता है यार कि करंट फ्लो, नहीं, कभी बोलता है कि फाइंड आउट द पावर डिसिपेटेड थ्रू द बैटरी, तो उसको V इंटू आई करते हैं। कभी कभी जैसे कि मान लो करंट फ्लो हो रहा है ना आई सर्किट में, है ना, ये रेजिस्टेंस आ रही है, इसको कितनी बार बना दिया मैं, आई फ्लो उठा था। कभी बोलता है कि फाइंड द पावर डिसिपेटेड थ्रू द बैटरी, पावर डिसिपेटेड थ्रू दैट बैटरी। देखो बाबू इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी वैल्यू दिया जाता है, इस वाले से मानो आई, इस वाले से आई करंट हो रहा है, इसमें भी इंटू आई कर दो, तो पावर इक्वल टू भी इंटू आई, सिंपल है ना। अभी चार्जिंग ऑफ अ बैटरी एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस इन 12th क्लास डिटेल। तो ये था। और हाँ, बार बार आता है भाई, देखो 10th क्लास में यूनिट पे तो कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो यूनिट पे मैं अगर थोड़ा जोर देना चाहूँ, यहाँ पे समझा ना, पावर इक्वल टू भी आई लिख दो, और आई क्या है, वो करंट जो कि बैटरी से फ्लो हो रहा है ना। तो कभी कभी भाई आ जाता है कि एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हम लोग घर में जो होता है बहुत है ना भारी मात्रा में, क्या हम लोग करते हैं कि एनर्जी का सप्लाई होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो हम लोग उसको ना जूल्स में नहीं नापते। हीटर, पंखा, फ्रिज, कूलर सब चला रखे हैं घर में, है ना, तो उस जो पावर प्लांट्स में बनते हैं तो वहाँ पे हम लोग जूल्स में उसको नहीं मेजर करते, जूल्स में मेजर नहीं करते। जूल्स से बड़ी एक यूनिट होती है, उसे बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर कह लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि पावर प्लांट्स जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जनरेटर से, तो वहाँ पे बहुत हैवी मात्रा में जनरेट होता है ना इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम लोग एनर्जी को नापते हैं, उसे बोलते हैं किलो वाट आवर में, किलो वाट आवर, किलो वाट। देखो मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ करते हैं यार, अपन को एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट से अपन को याद आ गया कि हम लोग जब मैरिसन में गए थे तो वहाँ पे फिजिक्स मैम थे, है ना, कविता करुण का नाम था शायद, तो वो मैडम ना किसी को खड़ा करती थी तो बोलती थी कि खड़ा करके बस उसको ना यूनिट से ही फंसा देती थी, मतलब पूछेंगे इस चीज़ का यूनिट क्या है, इस चीज़ का यूनिट क्या है, जब अगर तो सब कुछ बता ले जाएगा तो 11th क्लास का यूनिट पूछ देंगे, अब नल खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे वेरी गुड बैठ जाओ। तो यूनिट उनका बहुत यूनिट से मुझे याद आ गया, हम जो भी लड़के को फंसाना रहती थी ना, कुछ पूछना रहती तो है ना यूनिट में ही फंसाती थी। तो भाई किलो वाट आवर, मैं बार आता यूनिट का ना, 1 किलो वाट आवर, किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ जूल, यूनिट ऑफ एनर्जी। लड़के क्या करते हैं कि वाट देके, व्हाट इज द पावर ऑफ एक्चुअली, अरे सॉरी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो इसको देख के हम लोग बोलते हैं पावर यूनिट, लेकिन वास्तव में ये एनर्जी का यूनिट है, क्योंकि वाट आवर भी आ रहा है ना। जैसे इसको लिखो 1 किलो वाट को, अगर 1 किलो वाट आवर को मैं लिखना चाहूँ तो 1 किलो वाट मतलब 1000, 1 किलो मतलब 1000, आवर मतलब 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट, पावर इंटू टाइम एनर्जी, तो टाइम मतलब 60 गुणे 60, सेकेंड में बदल दिया, 1 आवर को सेकेंड में बदलेंगे 60 इंटू 60, ये लिख जाएगा 37 3.6 इंटू 1 2 3 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इसे बोलते हैं कॉमर्शियल, बोल सकते हैं 1 किलो वाट आवर में कितनी जूल होते हैं, तो उसे बोलते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। तो ये बहुत कॉमनली पूछ देता है, अपन के भी जब एग्जाम थे या फिर सर लोग टेस्ट लेते थे तो उसमें ये चीज़ मेंशन करते थे, क्योंकि इसमें बच्चे कहाँ फंसते हैं, वाट किलो वाट आवर, तो वहाँ पे सोचते हैं कि पावर की यूनिट है, गलत करके आते हैं, लेकिन जूल की यूनिट है क्योंकि आवर भी लगा है ना। तो ये था यार आज का, मैं सोचता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू just for the board, if you are preparing for the board only, just you practice all those है ना NCERT's problems and the questions and the theories mentioned in between the ना, तो उसमें जो भी है आप उसको प्रैक्टिस कर लो, आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चंस लगा लो, हिटिंग इट क्या आर इक्वलेंट लगा लो, क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए मचाते रहिए ना, खुश रहिए, मकर संक्रांति आ रहा है, मस्ती मारिए। और फिर अब मैं नेक्स्ट टाइम पे अगर मैं बता दूं कि मैं डेली सोच रहा हूँ कि ना डेली 5-6 मिनट की वीडियो डालूँ, और आई विल ट्राई टू, है ना, डेली, क्योंकि आप बने रहेंगे मेरे साथ, है ना, 5-6 मिनट 6 मिनट के इसमें वीडियो डालूंगा, क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आगे वाले वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री को कवर करूँगा, बहुत दिक्कत है ट्रिग्नोमेट्री को, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री को बताऊँगा
introduction, then I will focus only on the problems of the trigonometry, and I will teach you how to think about particular questions and approach ना, क्योंकि आपको भी एग्जाम में करना है। तो भाई ये था आज का, और आप लोग पढ़िए, मस्ती मारिए और खुश रहिए, है ना। और भी अगर कोई बच्चा दिक्कत फेस कर रहा है तो जस्ट यू ना गिव अ रिमाइंडर दैट हाँ कोई अपने के लिए कर रहा है, एंड जस्ट यू वेकअप, है ना, थोड़ा अवेयर हो जाइए। और अभी तो बहुत टाइम है, मैं रगड़ दूंगा, और लास्ट में मैं बोलता हूँ लास्ट में आपके साथ रहूँगा, है ना। तो लास्ट में आपके साथ जो 1-2 महीने बचेंगे, आई विल, है ना, आई विल बी विद यू। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर।